जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। आज हम बात करेंगे राहु केतु की विस्तार से चर्चा। वर्ष 2025 में राहु आपकी राशि से किस भाव में है, कब राशि परिवर्तन करेंगे, कब नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, उसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव होगा। ये माया के कारक राहु और आध्यात्म और मोक्ष से जुड़े हुए केतु आपको क्या दे सकते हैं, क्योंकि ये राहु और केतु हैं लेकिन स्वभाव में बिल्कुल विपरीत हैं। जहाँ राहु बिल्कुल फ्रंट फुट पे खेलता है तो वहीं केतु बैक फुट पे होता है। यानी राहु का प्रभाव जिस व्यक्ति के ऊपर है वो जीवन में बहुत ज़्यादा स्पष्ट वक्ता भी मिलेगा, निर्भीक भी मिलेगा, साहसी भी मिलेगा। लेकिन जिस पर केतु का प्रभाव ज़्यादा है वो बहुत ज़्यादा छुपावटी, बनावटी, गोपनीय, रहस्य वाला और छुप कर वार करने वाला देखा जाता है। यह वीडियो सामान्य तौर पर राशि के आधार पर है। अगर आप इसको मकर लगन से देखना चाहते हैं तो उसके लिए अनिवार्य है कि राहु या केतु की महादशा या अंतरदशा चल रही हो तो मकर लगन से कंसीडर करें, अदरवाइज राशि से देखें। स्क्रीन पर हमने अपने व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्प्ले किए हैं। अगर आप पेड कंसल्टेंसी द्वारा हॉरोस्कोप दिखाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, कुंडली मिलान कराना चाहते हैं, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन कराना चाहते हैं, सिजेरियन डिलीवरी के लिए बर्थ टाइम निकलवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं, जब वर्ष 2025 की शुरुआत होती है तो राहु का ट्रांजिट कहाँ है। आपकी राशि से थर्ड हाउस के अंदर है। ज्योतिष का सामान्य नियम है, सबसे पहले देखो भाव में बैठा कौन है। भाई तीसरा भाव एक अशुभ भावों की गिनती में होता है। जैसे हम 3, 6, 11 को त्रिषडाय भाव बोलते हैं। या तीसरा भाव को हम ये भी कह सकते हैं कि ये जीवन की वो शुरुआत है कि जिसमें सबसे पहले आपको यहाँ गोता लगाना ही पड़ेगा। जब तक आप थर्ड हाउस यानी एफर्ट्स नहीं करेंगे तब तक आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। इसलिए 3 और 6 के बाद ही 11वां आता है। यानी जीवन के पूर्ण संघर्ष और के बाद ही सफलता यानी 11वें घर में दिखाई देती है। तीसरे घर में अशुभ भाव है और तीसरे ही घर में राहु जैसा अशुभ ग्रह हो तो कहते हैं भी नेचुरली जो अशुभ ग्रह हैं, चाहे वो शनि है, मंगल है, राहु है, केतु है या सूर्य है, अगर ये थर्ड हाउस में प्लेस्ड हैं तो ये इनके लिए एक कंफर्ट जोन है। या कह लीजिए कि खराब जगहों में खराब व्यक्ति ही सरवाइव कर सकता है। तो राहु अगर यहाँ थर्ड हाउस में बैठा है तो ये आपके लिए ठीक है। अब हिम्मत और साहस तो देगा। शॉर्ट ट्रैवलिंग से भी आपको जीवन में कुछ करने या कुछ कमाने का मौका देगा। थर्ड हाउस कम्युनिकेशन है और राहु अगर वहाँ हो तो जितने भी लोग बाग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए ये तीसरे घर का राहु बेनिफिट वाला है। आप टूर ट्रैवलिंग यात्रा का काम करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, आपके जीवन में ट्रैवलिंग्स को भी बढ़ा सकता है ये ग्रह। यात्राएं काफ़ी बढ़ जाएंगी, लोगों से कम्युनिकेशंस हो जाएंगे आपके। साथ ही साथ यही राहु तीसरे घर में है तो आपकी हिम्मत को डाउन नहीं होने देता। आप क्रिएटिव प्रवृत्ति के होते हैं। इस दौरान आप कुछ खोजबीन प्रवृत्ति वाले होते हैं कि मैंने कुछ खोज लिया, मैंने कुछ प्राप्त कर लिया। ये तीसरे घर के राहु से दिखता है। अब राहु है तो सोशल मीडिया है, यानी फैशन है, बुटीक है या ब्यूटिशियन है या सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म है, उसके लिए थर्ड हाउस का राहु बेनिफिशियल है। यानी ओवरऑल देखें तो राहु थर्ड हाउस की एक्टिविटी करने वाले लोगों के लिए ज़्यादा है। इवन आप म्यूज़िक भी करते हैं, सिंगिंग करते हैं, आप डांसिंग करते हैं, आप हाथों से संबंधित कोई कला करते हैं, आप आर्टिस्ट हैं, तो ये थर्ड हाउस का बहुत बेनिफिशियल कॉम्बिनेशन हमें दिखा। अब ये राहु थर्ड में होके बेहतर है। अब राहु किसकी राशि में है? जुपिटर के साइन में है। ये रहा जुपिटर फिफ्थ हाउस के अंदर। यानी राहु अगर देखें कनेक्शन अगर तो राहु का 9th हाउस से कनेक्शन है जो कि भाग्य स्थान है, तो जुपिटर का भी 9th हाउस से कनेक्शन है जो कि भाग्य स्थान है। इसलिए ये कॉम्बिनेशन आपके जीवन में, आपके भाग्य के लिए, आपके धर्म के लिए, आपकी यात्राओं के लिए बेनिफिशियल है। बहुत हद तक बेहतर है। सोर्स ऑफ इनकम के लिए इसको अच्छा कहा गया है। अब ये राहु नक्षत्र परिवर्तन के साथ राशि परिवर्तन करेंगे। 18 मई के बाद राहु का राशि परिवर्तन होगा, क्योंकि राहु उल्टी गति से चलते हैं। तो अब राहु आपकी राशि से तीसरे घर से निकलकर दूसरे घर में जाएंगे और इस दौरान ये पूर्वी भाद्रपद नक्षत्र जो कि गुरु का नक्षत्र है उसमें भी ट्रांजिट करते हुए दिखाई देंगे। यानी अब राहु की प्लेसमेंट आ गई है सेकंड हाउस के अंदर। दूसरा भाव, ज्योतिष शास्त्र में दूसरे भाव को धन का भाव कहा गया। अच्छी बात क्या है, राहु यहाँ पर
आपकी राशि या लग्न के ही स्वामी शनि की राशि में है, यानी राहु के लिए दूसरा भाव भी ठीक है, राहु जिसकी राशि में है वो भी ठीक है, और तब तक आप पर से शनि की 7.5 का तीसरा चरण भी निकल जाएगा, यानी आप 7.5 से भी मुक्त होंगे। राहु सेकंड हाउस में प्लेसमेंट बहुत अच्छी होगी, बृहस्पति के नक्षत्र में होंगे, वो धन का कारक भी है, वह भी शुभ हो गया। तीसरी चीज, क्योंकि राहु सेकंड हाउस में है, ये धन का भाव है, तो धन के लिए हम इसको मोटे तौर पे अच्छा मानेंगे। शनि की राशि में है और शनि यहाँ थर्ड हाउस में, यहाँ मैं फिर से वही बात रिपीट करूंगा कि भाई राशि से तीसरे घर के अंदर अगर मैलेफिक प्लैनेट्स है तो वो हमारे लिए अच्छा है। ये मैंने जब शनि से संबंधित वीडियो बनाए थे तब भी मैंने उसमें डिटेल्स में बताया था कि 7.5 से मुक्ति के बाद आपके लिए शनि कैसे है, 2025 में शनि कैसे है, वो पूरी जानकारी मैंने आपको वहाँ दी थी। अब यहाँ पर राहु शनि की ही राशि में है, थर्ड हाउस में है, और यहाँ से बैठकर ये शनि 12th को देखते हैं, यानी फिर से टूर, ट्रैवलिंग, यात्रा, कम्युनिकेशंस, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इनसे पैसा कमाने का मौका मिलेगा, क्योंकि दूसरे घर में राहु बेनिफिशियल है। शनि की राशि में शनि जैसे फल दे रहा है, वैसे कहा भी जाता है शनिवत राहु, तो यहाँ राहु पूर्ण रूप से शनि का व्यवहार करते हुए आपके लिए बेनिफिशियल होगा, यानी 18 मई के बाद का भी राहु मकर राशि के जातकों के लिए जीवन में बहुत हद तक सूटेबल दिखाई दे रहा है। अब केतु को देखते हैं कि केतु ग्रह आपकी राशि से अगर हम देखें तो 9th हाउस में प्लेसमेंट उसकी होती है। 9वां भाव किसका है? धर्म का है। केतु को वहां बैठना पसंद है, क्योंकि केतु को ऑलरेडी हम आध्यात्म और मोक्ष से जोड़ते हैं। तो इस दौरान क्या होता है, जब तक केतु यहाँ है 18 मई तक है, तो बहुत से लोगों का पूजा पाठ में ध्यान बढ़ जाता है, दान धर्म में ध्यान बढ़ जाता है कि जिस दौरान मैंने पूजा पाठ बहुत की, धार्मिक यात्राएं बहुत की, तीर्थ स्थानों पर गए, नए नए लोगों के दर्शन करे, इस दौरान हमें कोई गुरु मिल गए या हमने कोई गुरु बना लिए, हम इस दौरान पूजा पाठ के प्रति समर्पित हो गए, तो ये स्थिति दिखती है। क्योंकि केतु 9वें भाव में है, धर्म के भाव में है, मित्र बुध की राशि में है, इसलिए 18 मई तक का केतु बहुत हद तक बहुत बेहतर है। वो भाग्य के लिए अच्छा है, धन के लिए अच्छा है, धार्मिक यात्राओं के लिए अच्छा है। तो कुल मिलाकर 9th हाउस का जो केतु है वो बहुत हद तक बेनिफिशियल है। इससे हम कुछ भी ऐसी कॉम्बिनेशन नहीं देख सकते जिसको ये कहें कि ये खराब है। बहुत सामान्य तौर पे माना जाता है कि राहु और केतु एक्सेस अगर आपके 3rd और 9 से बनता है तो इस दौरान आपके माता और पिता दोनों के स्वास्थ्य पर इसका इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि 9वां भाव पिता का है और चौथा भाव माता का है। इस माता के भाव से देखें तो ये 12वें और 6ठे घर का एक्सेस है, पिता के भाव से देखें तो डायरेक्ट पिता के भाव पे ही राहु केतु एक्सेस है, तो थोड़ा बहुत स्वास्थ्य के लिए इस पे प्रॉब्लम मानी जाती है। अब केतु भी परिवर्तन करेंगे, जब राहु परिवर्तन करेंगे तो केतु भी होंगे। अब केतु ग्रह को मैं हमेशा से ऐसा प्लेनेट मानता हूं जो छुप कर काम करने वाला हो। 8th हाउस एक अच्छा भाव नहीं है, अड़चन, दुविधा, परेशानी, अशुभ समाचार का भाव है। 8वें घर में अगर केतु है, आपका मकर लगन है, आपकी मकर राशि है, आपके 8वें घर में केतु आ गए हैं, तो अब आपको अपने मन की बातें उन लोगों के साथ ही शेयर करनी है जिस पर बहुत ज़्यादा बिलीव हो, अन्यथा अपनी मन की बात मन में ही रखें, क्योंकि ऐसी स्थिति में गोपनीय शत्रु पैदा होते हैं। आपके शत्रु आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं, कोई आपको इंटरनली रूप से, अंदरूनी रूप से चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा, आपकी बातों को लीक कर सकता है, आपका इससे सामाजिक हनन हो सकता है। 8वें घर का केतु है तो एक बात तो पक्की है, कुछ ना कुछ चिंता देनी शुरू कर देगा। आपके मन के अंदर अकारण चिंताएं, अकारण भय, परेशानी देना शुरू कर देगा। यहाँ पर केतु, ये केतु ऐसी चिंताएं देगा जिसको हम ये कह सकते हैं कि हमारे मन में चिंता और परेशानी है, लेकिन उसको मैं किसी को बता नहीं पा रहा हूँ। वो चिंता परिवार की हो सकती है, मैरिज लाइफ को लेकर हो सकती है, क्योंकि अष्टम भाव मंगल भाव मांगल्य जीव का है। वो चिंताएं पैतृक संपत्ति को लेकर हो सकती हैं, वो चिंताएं जीवन में जीवन साथी से संबंधित स्थितियों को लेकर हो सकती हैं, परिवार से संबंधित स्थितियों को लेकर हो सकती हैं। यानी इस दौरान व्यक्ति अंदरूनी रूप से चिंतित रहता है। ऐसा केतु फॉर एग्जाम्पल आपका मकर लगन है और आपको केतु की महादशा या अंतरदशा चल रही है, तो इस दौरान अपना
सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से सभी तरीके से ध्यान रखें। ऐसी स्थिति में सूर्य देव की उपासना करना बेहद शुभ है। भगवान गणेश जी की उपासना करना रोजाना बेहद शुभ है। गणेश जी को बूंदी के लड्डू का भोग लगाना, बुधवार के दिन उनको दूर्वा घास समर्पित करना भी बहुत अच्छा माना जाता है। यानी हम राहु से बहुत अच्छी उम्मीद लगा सकते हैं, लेकिन हम केतु से 18 मई के बाद बहुत अच्छी उम्मीद नहीं लगा सकते। इसलिए सावधान रहकर कार्य करें। खास तौर पे फाइनेंस के सेक्टर में सोच समझकर निर्णय लें, क्योंकि ये 2-8 का एक्सेस है। पैसा अपना कहीं गलत जगह ना फंसाएं, किसी के कहने से पैसा ना लगाएं। यहाँ पैसा लगा दो, बहुत अच्छा पैसा आ जाएगा, डबल हो जाएगा, हो सकता है वो आपको चीट भी कर रहा हो। इसलिए अपनी बुद्धि का पूर्ण प्रयोग करते हुए ही आगे बढ़ें। तो ये था वर्ष 2025 के अंदर केतु ग्रह जब राशि से 8वें में होंगे, राहु राशि से दूसरे घर के अंदर पहुंच जाएंगे, तो मकर राशि के जातकों के लिए या मकर लगन के जातकों के लिए कैसा परिणाम देंगे। जय श्री राम।